एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? विकल्प आप लोगों के सामने दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की, विकल्प बी है अयंगर समिति की, और विकल्प सी है स्वर्ण सिंह समिति की, और विकल्प डी जो है ठक्कर समिति की। तो दोस्तों जो है मूल कर्तव्य को किसके संस्था में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की। किसके? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में भाग 4 थे। भारतीय संविधान में भाग 4 ए, जिसे क भी कहा जाता है, भाग क भी कहा जाता है, और अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 51 ए या 51 का भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। का जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर आधारित था। आधारित था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये बात किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, के.टी. शाह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी बी.आर. अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, के.टी. शाह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों विकल्प सी सही है, के.टी. शाह ने। ये बात किसने कही थी? के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने कहे थे कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? विकल्प आप लोगों के सामने है। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समानता, समान नागरिक संहिता। यानी एक बार प्रश्न सुन लीजिए। विकल्प प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समानता, समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों जो है नीति निर्देशक तत्व कौन है इसमें? समान नागरिक संहिता। यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है दोस्तों। निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प आप लोग के सामने है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। तो दोस्तों इसमें नीति निर्देशक तत्व में शामिल क्या नहीं? अस्पृश्यता उन्मूलन। क्या है?
अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन किसमें शामिल है दोस्तों? ये मूल अधिकार में शामिल है। किसमें? मूल अधिकार के अनुच्छेद 17 में शामिल है, लेकिन ये अनुच्छेद 17 में शामिल है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं। बाकी पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। संविधान मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें बने थे? 39 अनुच्छेद 39 घ में। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 39 क में वर्णन 39 क में वर्णित है। ध्यान रखिए तो बताओ में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 42 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प ए है प्रौढ़ शिक्षा, विकल्प बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, विकल्प सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता और विकल्प डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो दोस्तों इसमें प्रौढ़ शिक्षा किसके प्रति शांत है? प्रौढ़ शिक्षा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत किसके? भाग 4 के तहत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, कर्मकारों को जो है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता, गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 39 में। किस में? अनुच्छेद 39 में गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 को किस में शामिल कर दिया गया? 21 क में शामिल, अनुच्छेद 21 क में शामिल कर दिया गया। लेकिन इससे पहले किस में था? अनुच्छेद 45 में था। अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जैन सभा में, ये जैन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो विकल्प आप लोगों के सामने है, वैशाली में,
वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावा में। तो दोस्तों जो है जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन कब हुआ था? पाटलिपुत्र में, यानी कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। किस काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। श्वेतांबर आगम का संपादन पाटलिपुत्र में किया गया था। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, कब? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। यानी भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प आप लोगों के सामने है। ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो दोस्तों जो विकल्प सी इसका उचित आंसर है, वेदों की प्रामाणिकता। वेदों की प्रामाणिकता छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे, तथा नास्तिक संप्रदाय वे थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। अतः विकल्प सी उचित आंसर है, वेदों की प्रामाणिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो विकल्प आप लोगों के सामने है, अशोक, उदयन, बिंबिसार, महापद्म, नंद। अशोक, उदयन, बिंबिसार, महापद्म, नंद। तो दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। कौन? उदयन। ये अजातशत्रु के पुत्र थे और हर्यक वंश के थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर, किस नदी के संगम पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर, क्या बनाया? एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। कहाँ से? राजगृह से, गृह ब्रज भी कहा जाता था। राजगृह से कहाँ स्थापित किया था? पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने। राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की, कौन कौन? शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 250 ईस्वी में, ईसा पूर्व में किया था। जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस, जिसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तीस थे। मोगलीपुत्र तीस थे। यहाँ प्रथम जनसभा भी हुई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किया। किसने? मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने इंडिका में किया है। किसमें? इंडिका, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। मौर्यों के समय में पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। गुप्तों के समय में पाटलिपुत्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महान केंद्र था। गुप्तों के समय में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पाटलिपुत्र जो है महान केंद्र था, परंतु गुप्तोत्तर काल में इस नगर का महत्व घटने लगा था। गुप्तोत्तर काल में इस नगर का जो महत्व था अब घटने लगा था। तो आप लोग समझ में आ गया हो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? विकल्प आप लोगों के सामने है। पार्श्वनाथ जनत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेतक लिच्छवी। तो इसमें उपयुक्त जोड़ी कौन सी है? चेतक लिच्छवी। चेतक लिच्छवी चेतक लिच्छवी की जोड़ी उपयुक्त है। राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। चेतक की पुत्री चेलना का विवाह, किसका? चेलना का विवाह किससे हुआ था? चेलना का विवाह जो है मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार से चेलना का विवाह हुआ था। लिच्छवी बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। लिच्छवी क्या था? बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।